दर पीढ़ी हमारे किसान अलग अलग स्पीसीज की अलग अलग वैरायटी इनको सहेज कर रखते गए और उसको विकास करते रहे। किसान की विरासत, धरती के वनस्पति संसाधन, एक अधिकार जिसका दुनिया भर के देश करते हैं सम्मान। आज भारत उन अधिकारों को दे रहा है नए मुकाम, ताकि और बढ़े किसानों की वंशागत किस्मों की पहचान का अभियान। नमस्कार किसान भाइयों बहनों, दूरदर्शन किसान की खास पेशकश कृषि दर्शन में स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ आदिति शर्मा। हमारा ये कार्यक्रम खास क्यों है? क्योंकि इसके जरिए कई वर्षों से हम आप तक खेती किसानी से जुड़ी अहम जानकारियां पहुंचा रहे हैं, पशुपालन के प्रति आपको जागरूक कर रहे हैं। बता दें, आज के हमारे इस कार्यक्रम में भी देसी गाय पालन के बारे में हम आपको बताएंगे, साथ ही मुलाकात करवाएंगे हमारे सफल किसान से और फिर सरकारी योजनाओं का जायजा भी तो लेंगे। आइए किसान भाइयों बहनों, अब कार्यक्रम में नजर डालते हैं हमारे पहले सेगमेंट विज्ञान और किसान पर। देसी गाय पालन, जी हाँ, बहुत ही फायदे का सौदा है, बशर्ते इसमें सही तरह से प्रबंधन किया जाए, हर सावधानी बरती जाए। तो फिर आइए आज के हमारे सेगमेंट विज्ञान और किसान में हम आपको बताते हैं कि जब आप देसी गाय पालन करते हैं तो कौन सी गाय का आप चयन कर सकते हैं, यानी कि नस्ल का आप चयन कर सकते हैं, किस तरह से उनकी देखभाल कर सकते हैं ताकि वो रोग मुक्त रहें। आइए इन तमाम जानकारियों को आप तक पहुंचाते हैं सेगमेंट विज्ञान और किसान के जरिए। भारत में पशुधन की कुल संख्या 53 करोड़ से भी ऊपर है। इनमें 19 करोड़ से ज्यादा गायें हैं। इनमें भी देसी गायों की संख्या 14 करोड़ के आसपास है। हमारे देश में गाय की 26 अच्छी नस्लें पाई जाती हैं। देसी गायें 3 तरह की हैं: दुधारू, ड्राफ्ट और दोहरे उद्देश्य वाली। गिर, लाल सिंधी, साहिवाल और देवनी दुधारू नस्ल की गायें हैं और अधिक दूध देने वाली होती हैं। दोहरे उद्देश्य वाली नस्ल दूध के साथ साथ भार वहन का काम भी करती हैं। इनमें हरियाणा, ओंगोल, थारपारकर और कांकरेज का नाम लिया जा सकता है। इसी तरह ड्राफ्ट नस्ल की गायें कम दूध देने वाली होती हैं, लेकिन बैल शानदार भार वहन क्षमता वाले होते हैं। नागौरी, मालवी, केलरीगढ़, अमृत महल, खिलारी और सिरी इसी तरह की नस्लें हैं। देसी गायें सदियों से हमारे ग्रामीण जीवन का हिस्सा रही हैं और अर्थव्यवस्था की रीढ़ भी। इनसे मिलने वाला A2 प्रकार का दूध न सिर्फ पोषक तत्वों से भरपूर है, बल्कि मधुमेह से लड़ने में मददगार भी, जबकि गोबर का इस्तेमाल प्राकृतिक खाद के रूप में होता है। अगर आप प्राकृतिक खेती कर रहे हैं या करना चाहते हैं, तब तो देसी गायें रखनी ही होगी। गाँवों में ज्यादातर किसान पारंपरिक तरीकों से पशुपालन कर रहे हैं। ज्यादा मुनाफे के लिए व्यावसायिक तरीके अपनाने होंगे। आप चाहें तो 5 या 10 गायों से शुरुआत कर सकते हैं। गिर, साहिवाल, लाल सिंधी और हरियाणा नस्ल की एक गाय को कम से कम 10.5 वर्ग फुट जगह चाहिए। व्यावसायिक रूप से गौपालन के लिए गौशाला शहर के नजदीक होनी चाहिए और आसपास आहार की उपलब्धता आसानी से होनी चाहिए। जल भराव से बचने के लिए बाड़े को थोड़ा ऊंचा रखें। साथ ही उसमें बारिश, गर्मी और सर्दी से बचने के इंतजाम जरूर करें। अगर गाय भोजन में कम रुचि दिखा रही है तो नमक, गुड़ या खली का इस्तेमाल कर सकते हैं। याद रहे, गाय को सड़ी गली चीजें बिल्कुल भी नहीं देनी है। चारे में अचानक बदलाव ना करें, बल्कि पहले से दिए जा रहे चारे में नया चारा थोड़ा थोड़ा करके मिलाएं और बाद में इसे पूरी तरह रिप्लेस कर दें। हरे और सूखे चारे को साथ मिला कर दें। इससे पेट में गैस भी नहीं बनेगी और गोबर भी पतला नहीं होगा। गायों को हमेशा अच्छा आहार दें। शुरुआत में पशु को थोड़ा सा आहार चखाएं, जबकि दुधारू पशु को उसकी जरूरत के हिसाब से आहार देना है। मान लीजिए आपकी गाय 2 लीटर दूध दे रही है तो उसे 1 किलो पशु आहार खिलाना है। पशु को सुबह या शाम के समय 30 से 40 मिनट तक टहलाना और चराना अच्छा रहता है। पशु को बांधने वाली रस्सी ज्यादा कड़क नहीं होनी चाहिए, वरना घाव का खतरा रहता है। एक पशु का बचा हुआ चारा दूसरे पशु को बिल्कुल न दें। पशु को तनाव मुक्त रखें और गौशाला की सफाई का ख्याल रखें। पशु पर नजर बनाए रखें।
अगर कोई अवांछित व्यवहार दिखाई दे तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। अभी गर्मी का मौसम चल रहा है, इसलिए गायों को रोजाना नहलाएं और उन्हें छायादार जगह पर बांधें। 2 बछड़ों के बीच 12 से 13 महीने का फासला रखें। एक ब्यांत के करीब 3 माह बाद गाय गर्मी में आती है। गर्मी में आते ही गर्भाधान करा दें। दुधारू गायों को दुहने का समय निर्धारित कर लें। ज्यादा दूध देने वाली गाय को 3 बार भी दुह सकते हैं। इससे उनकी उत्पादन क्षमता बढ़ेगी। गाय को बहुत ज्यादा स्नेह की जरूरत होती है। मारने पीटने या सख्ती से पेश आने पर वो दूध सोख लेती है। दूध दोहने वाले शख्स अपने नाखूनों को बढ़ने ना दें और धोते समय अंगूठे के छीमी के बीच में ना रखें। इससे थनैला होने का खतरा बना रहता है। पशुपालन पोषण के साथ साथ कमाई का जरिया है, इसलिए इसे सही तरीके से करें ताकि अच्छा मुनाफा मिल सके। तो ये था सेगमेंट विज्ञान और किसान। इसी के साथ बता दें कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, हम जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए अब नजर डालते हैं सेगमेंट कृषि स्टार्टअप पर। किसान भाइयों बहनों, आज के हमारे सेगमेंट में हम बात करेंगे पंजाब के एक सफल किसान की। नाम है इनका अमृत सिंह। करते हैं ये जैविक खेती। जी हाँ, इससे इन्होंने अपने लिए तो फायदेमंद बनाया ही है, साथ ही साथ दूसरों को भी प्रेरित कर रहे हैं ताकि वो भी जैविक खेती को अपनाएं और अपनी आमदनी में कई गुना तक बढ़ोतरी कर पाएं। तो आइए मुलाकात करते हैं हमारे आज के सफल किसान से। रसायन युक्त खेती हमारी सेहत को खराब कर रही है। कुछ लोग कैंसर की एक वजह इन्हीं रसायनों को मानते हैं। हालांकि डॉक्टरों की ओर से इस दावे की पुष्टि होना बाकी है। अमृत सिंह का कुदरती खेती की ओर रुझान सेहत से जुड़ी समस्याओं की वजह से ही हुआ। दरअसल इनके पिता किसान थे। 2011-12 में उन्हें ब्लड सर्कुलेशन में अचानक दिक्कत शुरू हो गई और उनके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। अमृत सिंह पिता की इस हालत के लिए खेतों में इस्तेमाल होने वाली दवाओं को जिम्मेदार मानते हैं। उसी दिन से इन्होंने कुदरती खेती करने की ठान ली। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਮੀਕਲ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕੈਮੀਕਲ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਿਹਤ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਜਾਂ ਫੰਗੀਸਾਈਡ ਅਸੀਂ ਵਰਤਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਸ਼ ਸੀਗੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ 2011-12 ਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏ, ਇੰਨੇ ਕੁ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰੇਨ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬਲੱਡ ਸਰਕਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਲੱਤਾਂ ਦਾ ਤੇ ਬਾਹਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਦਿਮਾਗ ਕੰਮ ਕਰਨੋਂ ਹਟ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਆਮਰ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲੇ, ਰਜਿੰਦਰਾ 'ਚ PGI ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਖਤਰਨਾਕ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਅਸੀਂ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਫਲਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਜਾਂ ਦੁੱਧ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਘਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮਨ ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਖਾਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਜੈਵਿਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਮਿਲਣਗੇ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿੱਤਾ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਅੱਧੇ ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਬੀਜੀ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ। ਫਿਰ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ, ਜਦੋਂ 16 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਬੀਜੀ, 17 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਕੱਲੀ ਕਣਕ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਉਗਾਈਆਂ, ਗੰਨਾ, ਹਲਦੀ, ਮਿਰਚ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਸਾਲੇ ਪਾਊਡਰ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਆਪਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੱਲਾ ਲੂਣ ਤੇ ਚਾਹ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਨੇ।
शुरुआत इन्होंने गेहूं से की और फिर प्राकृतिक तरीकों से सब्जियां, मसाले और दूसरी फसलें भी उगाने लगे। आज इनके खेतों में हल्दी भी है, मशरूम भी, धान भी और गेहूं भी, लेकिन मुख्य फसल गन्ने की है। ਇੱਕ ਤਾਂ ਲੰਬੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੇ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ 'ਚ ਕਰਨੀਆਂ ਸੌਖੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੰਨੇ ਤੇ ਹਲਦੀ ਨੂੰ ਨਦੀਨ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜਦੋਂ ਨਦੀਨ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਲਚਿੰਗ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਬੈੱਡ ਬਣਾ ਕੇ ਮਲਚਿੰਗ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹ ਨਦੀਨ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਦੀਨ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਾ ਸਾਡਾ ਹਰਬੀਸਾਈਡ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੈਮੀਕਲ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਰਬੀਸਾਈਡ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਜੇ ਨੈਚੁਰਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਗੁਡਾਈ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਡਾਈ ਸਾਡੀ ਕੋਸਟਲੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਲਚਿੰਗ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੀ ਘੱਟ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਘੱਟ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਲੇਬਰ ਖਰਚਾ ਵੀ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਸਲ ਬਿਲਕੁਲ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਉਹਨੂੰ ਮੋਇਸਚਰ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਖੇਤ ਮੇਨਟੇਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੰਪਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕੈਮੀਕਲ ਖੇਤੀ ਨਾਲੋਂ ਅਸੀਂ 50-55 ਹਜ਼ਾਰ ਗੰਨੇ ਤੇ ਹਲਦੀ ਦੀ ਖੇਤੀ 'ਚ ਅੱਗੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੰਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਹਲਦੀ ਦੀ ਕੀਤੀ, ਗੰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੀਡ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਵੀ ਸੇਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਫਾਰਮ ਤੋਂ 20 ਰੁਪਏ ਗੰਨੇ ਦੇ ਪਰ ਪੀਸ, 30-30, 50-50 ਗੰਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਸਟਮਰ ਖੇਤ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਗੁੜ ਬਣਾਇਆ ਹੈਗਾ ਫਰਵਰੀ-ਮਾਰਚ, ਮਤਲਬ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਗੁੜ ਬਣ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 6-7 ਫਲੇਵਰ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਸਿੰਪਲ ਗੁੜ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੱਕਰ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਾਲਿਆਂ ਵਾਲਾ ਗੁੜ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਸਾਲਿਆਂ ਵਾਲਾ ਗੁੜ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੋਟੀ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਜਿਵੇਂ ਪੁਰਾਣੀ ਰਵਾਇਤ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਫੇਮਸ ਵੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਡਿਸ਼ ਵੀ ਮੱਕੀ ਦੀ ਰੋਟੀ, ਸਰੋਂ ਦਾ ਸਾਗ ਨਾਲ ਗੁੜ ਤੇ ਲੱਸੀ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਆਨੰਦ ਹੈ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋਟਲਾਂ ਤੇ ਜਾਂ 5 ਸਟਾਰ ਹੋਟਲਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਦ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸਵਾਦ ਕਿਤੇ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ 'ਚ ਆਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ। प्राकृतिक खेती में जैव विविधता बहुत जरूरी है। यही वजह है कि अमृत सिंह के यहाँ पशुपालन भी हो रहा है और मधुमक्खी पालन भी। यहाँ फूलों की खेती भी हो रही है और फलों की भी। बेहतर कमाई के लिए अमृत सिंह प्रसंस्करण का सहारा ले रहे हैं। ये गन्ने का गुड़ और शक्कर, सरसों का तेल और हल्दी का पाउडर बनाते हैं। ਜੇ ਸਰੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜੀ ਸਰੋਂ ਦੀ ਫਸਲ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਗ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਵੇਚਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਬੀਜ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਵਿਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇਲ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਵਿਕਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੇਲ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ, ਖਲ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸਰੋਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੁੱਧ ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਧ ਵੀ ਸ਼ੁੱਧ ਰੂਪ 'ਚ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਨੈਚੁਰਲ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਹਲਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਹਲਦੀ ਸਾਡੀ ਬੀਜ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਵਿਕਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਊਡਰ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਪਾਊਡਰ ਬਣਾ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਘਰ ਤੋਂ ਵਿਕ ਜਾਂਦਾ, ਕੁਝ ਬਰਨਾਲੇ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਵਿਕ ਜਾਂਦਾ। अमृत सिंह का अपना आउटलेट भी है, जिसमें प्राकृतिक तरीके से उगाई सब्जियां, फल और दूसरे उत्पाद बिकने के लिए रखे हैं। ये शनिवार को ही खुलता है। इसी दिन लोग अपनी जरूरत का सामान खरीद लेते हैं। अमृत ने अपने किसान दोस्तों के साथ मिलकर एक ग्रुप बनाया है। ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬਰਨਾਲੇ ਕੁਦਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਹੱਟ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਸੈਚਰਡੇ ਓਪਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੈਚਰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਿੱਤਰ ਦੋਸਤ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਹ ਲਈਏ ਵੀ ਕਸਟਮਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਉੱਥੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਦੁਕਾਨ ਤੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਉਹ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਉਹ ਦੂਜਾ ਫਾਰਮਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆਂਗੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਫਾਰਮਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਆ ਉਹ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੀਤਾ। अमृत सिंह खेती जरूर पुराने तरीकों से कर रहे हैं, लेकिन इनके कारोबार और मार्केटिंग का तरीका नया है। यही वजह है कि ये लोगों को शुद्ध उत्पाद उपलब्ध करा रहे हैं और अच्छी खासी कमाई भी कर रहे हैं। ਸਾਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਜਦੋਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੇ ਉਹ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਤੀ। हमने 2016 में जैविक खेती की ट्रेनिंग देके उनको हमने जैविक खेती करने के लिए प्रोत्साहित किया, और उसके बाद हमने उनको वर्मी कंपोस्ट के लिए अलग ट्रेनिंग दी। फिर और भी डिफरेंट जो ट्रेनिंग्स हैं हमने उनको सिखाया, और 2016 से वो जैविक खेती कर रहे हैं, जिसमें हमने उनको ये बताया कि अगर आप राइस और वीट से अलग जाते हैं
जैसे कि अगर वेजिटेबल की फसल करते हैं या गन्ने की फसल को उगाते हैं या सरसों की फसल को उगाते हैं, तो उसमें हमें जो है फार्म से आमदन ज़्यादा मिलेगी। तो उन्होंने इस चीज़ को अपनाया और आज वो अपने खेत में 3 मेजर फसलें करते हैं। एक है गन्ना, दूसरा है हल्दी और तीसरा है सरसों, और बाद बाकी जो बचा हुआ उनका क्षेत्रफल है उसमें वो सब्जियों की खेती करते हैं। उनको हमने ये बताया कि अगर हम इंटरक्रॉपिंग के साथ अगर सारी फसलों को एक खेत में करते हैं इंटरक्रॉपिंग की तरह, तो उसमें हमें वीड मैनेज करने में भी बहुत आसानी होगी, पानी की भी सेविंग होगी, और जो स्पेस है हमारा पर यूनिट एरिया में बहुत ज़्यादा जो है फसल ले करके नंबर ऑफ फसल्स हम बढ़ा सकते हैं, जिससे कि हमारे जो ऑर्गेनिक फार्म के जो प्रोडक्ट हैं उनकी जो है डाइवर्सिटी भी बढ़ जाएगी। तो ये था सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। इसी के साथ जानकारी दें आपको, कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटी सी ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, हम जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत को जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों गांठ बांध लो, आज ही मिट्टी की जांच कराएं, राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए अब आपको दिखाते हैं हमारा अगला सेगमेंट, फार्मिंग इंडिया। किसान भाइयों बहनों, आज के सेगमेंट में हम बात करेंगे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की, जिसके कई घटक हैं, जैसे आधुनिक सिंचाई पद्धतियों का उपयोग करना, जल संरक्षण करना, तालाबों का निर्माण करना और ना जाने क्या क्या। किस तरह से आप इसे अपने लिए फायदेमंद बना सकते हैं, कैसे जुड़ सकते हैं, आइए आपको बताते हैं सेगमेंट फार्मिंग इंडिया में। देश में करीब 14 करोड़ हेक्टेयर जमीन पर खेती होती है। 2015 में जब प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना शुरू हुई, तब 6.5 करोड़ हेक्टेयर जमीन पर ही सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध थी। इसका मतलब ये हुआ कि आधे से भी ज्यादा जमीन बारिश के पानी पर निर्भर थी। जाहिर है, वर्षा आधारित इलाकों में पैदावार कम होती है और किसानों को खेती से उतना लाभ नहीं मिल पाता जितना मिलना चाहिए। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का असल मकसद हर खेत तक पानी पहुंचाना है। यह अम्ब्रेला स्कीम है और इसमें मुख्य रूप से 2 घटकों को शामिल किया गया है। त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम यानी AIBB और हर खेत को पानी के भी 4 उप घटक हैं, जैसे कमांड एरिया डेवलपमेंट, सरफेस माइनर इरिगेशन, जल निकायों की मरम्मत, नवीनीकरण और बहाली तथा चौथा भूजल विकास। इसके अलावा सिंचाई योजना में दूसरे मंत्रालयों के भी 2 घटकों को शामिल किया गया है। पहला घटक प्रति बूंद अधिक उपज है, जो केंद्र कृषि मंत्रालय के कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग की ओर से कार्यान्वित किया जा रहा है। दूसरे घटक का नाम वाटरशेड विकास है। इसका कार्यान्वयन ग्रामीण विकास मंत्रालय का भूमि संसाधन विभाग कर रहा है। सिंचाई योजना का उद्देश्य खेत तक पानी की पहुंच को बढ़ाना और सुनिश्चित सिंचाई के तहत खेती योग्य क्षेत्र का विस्तार करना था। इसके अलावा खेत में पानी के उपयोग की दक्षता में सुधार करना और स्थायी जल संरक्षण प्रथाओं को पेश करना भी इसमें शामिल था। पानी की बचत इस योजना का बहुत महत्वपूर्ण पहलू है।
2020-21 के दौरान इस योजना के तहत 9,38,000 हेक्टेयर फसलों को सूक्ष्म सिंचाई के तहत लाया गया। इसमें टपक और फव्वारा दोनों तरह की सूक्ष्म विधियां शामिल है। 2021-22 के लिए हर खेत को पानी के अंतर्गत 899 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया। प्रति बूंद अधिक उपज के लिए 4,000 करोड़ रुपए को और वाटरशेड डेवलपमेंट के मद में 2,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। किसान भाइयों बहनों, आज हम आपको बताएंगे फसलों के सुरक्षा कवच के बारे में, जिसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हम कहते हैं। जैसे हम कोई गाड़ी लेते हैं या फिर कोई अन्य उत्पाद लेते हैं, उसका हम इंश्योरेंस कराते हैं, यानी कि बीमा करवाते हैं। ऐसे ही हमारी फसलों का भी बीमा होता है, ताकि एक सुरक्षा कवच उसे मिल सके। किसी भी प्राकृतिक आपदा के चलते अगर कोई नुकसान हो जाए तो उसकी समय पर भरपाई हो सके। तो किस तरह से आप फसलों का करवा सकते हैं बीमा, आइए जानते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत प्राकृतिक आपदा, कीड़े और रोग की वजह से सरकार द्वारा अधिसूचित फसल में से किसी नुकसान की स्थिति में किसानों को फसल बीमा और वित्तीय सहायता देना मुख्य काम है। इसके अलावा किसानों की खेती में रुचि बनाए रखने के प्रयास एवं उन्हें स्थायी आमदनी उपलब्ध कराना भी इस योजना का उद्देश्य है। कृषि के क्षेत्र में दिनों दिन हो रहे बदलाव और नई आधुनिक पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना भी इस योजना का एक उद्देश्य है। इस योजना के अंतर्गत प्राकृतिक आपदाओं के कारण खराब हुई फसल के मामले में बीमा प्रीमियम बहुत कम रखा गया है। किसानों को खरीफ की फसल के लिए 2% प्रीमियम और रबी की फसल के लिए 1.5% प्रीमियम का भुगतान करना पड़ता है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ किसान कुछ विशेष बातों का ख्याल रखें। जैसे फसल की बुआई के 10 दिनों के अंदर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का फॉर्म भरना जरूरी होता है। फसल काटने से 14 दिनों के बीच अगर आपकी फसल को प्राकृतिक आपदा के कारण नुकसान होता है, तब भी आप बीमा योजना का लाभ उठा सकते हैं। बीमा की रकम का लाभ तभी मिलेगा जब आपकी फसल किसी प्राकृतिक आपदा की वजह से ही खराब हुई हो। किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से फॉर्म भर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए किसान नजदीकी बैंक की शाखा में जाकर फसल बीमा योजना का फॉर्म भर सकते हैं और इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। किसानों के हित के लिए केंद्र सरकार द्वारा नित नए नियम और योजनाएं बनाई जा रही है। ऐसे में साल 2016 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भी सरकार द्वारा चलाई जाने वाली योजना है, जिससे किसानों की सहूलियत और बेहतर विकास होने में मदद मिल सके। बीते सालों में इस योजना का लाभ उठाकर किसानों ने और भी मजबूती के साथ कृषि में अपना योगदान देकर सफलता हासिल की है। इस योजना का उपयोग कर भारत के लगभग हर प्रदेश के किसान काफी हद तक लाभान्वित हुए हैं। साथ ही साथ अपनी आय दुगनी करने में भी इन्हें इस योजना के जरिए मदद मिली है। किसान भाइयों बहनों, ये था सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। इसी के साथ बता दें आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। उम्मीद है जितनी भी जानकारियां आप तक पहुंचाई गई हैं सभी आपके लिए फायदेमंद साबित हुई होंगी। एक विशेष जानकारी और है आपके लिए, टीवी स्क्रीन पर दिखाई जा रहे इस QR कोड को आप स्कैन कर लीजिए, सीधा पहुंच जाएंगे हमारे YouTube चैनल पर। दोबारा हमारा ये कार्यक्रम आप देख सकते हैं। साथ ही आप हमसे जुड़ सकते हैं, ईमेल कीजिए हमें। ईमेल ID है krishidrshan@gmail.com। साथ ही पत्र लिख सकते हैं आप हमें। पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110009। तो इसी के साथ किसान भाइयों बहनों आज के लिए बस इतना ही। अगले अंक में फिर होंगे हाजिर, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।